नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय आरओ 2020 के लिए सामान्य अध्ययन का पहला मॉडल पेपर देखेंगे। इसके पहले हम जो है हिंदी के 4 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो है यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर तो आपको जो है क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे आप देख सकते हैं। यहाँ डेली लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट और क्यूजेज हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड एक्सेस हैं, और जो है आपको सभी जो है यहाँ क्लास के बाद नोट्स जो है अवेलेबल हैं। और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं यूपीपीएससी के रिगार्डिंग। यहाँ यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपीपीसीएस न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट एवरी वेडनेसडे बाय टॉप यूपीपीसीएस एजुकेटर्स के द्वारा। तो यहाँ जो है प्रत्येक बुधवार को यूपीपीसीएस का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है, जिसमें आपको यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। यूपीएसआई बैच है, बीईओ है, आरओ है, लेखपाल है, यूपी जेल वार्डर, टीजीटी, पीजीटी। तो इनमें से किसी भी जो है यदि आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप यूपीपीएससी 2021 का फाउंडेशन कोर्स ये आपका 11 अक्टूबर से जो है स्टार्ट है। तो जो लोग भी जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच 2021 ये आप देख सकते हैं। फीस कितना रखा गया है तो 7560 रुपये इसका फीस है। यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बैच के बेनिफिट क्या है। वीकेंड क्लासेस हैं, लाइव डाउट सेशन है, रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल हैं। उसके बाद आपका रिवीजन बैच है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का, ये आपका 2 नवंबर से जो है स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद यूपीएसआई का फाउंडेशन बैच है, ये आपका स्टार्ट हो गया है 9 नवंबर से। तो जो लोग यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें जो है आपको यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है आप देख सकते हैं यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। ये सभी जो है एजुकेटर्स हैं। उसके बाद यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 मंथ का तो आपको 1400 रुपये पड़ेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3500 रुपये देने पड़ेंगे। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5600 रुपये। और यदि आप 1 साल का यानी कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो है 7000 रुपये पड़ेगा आपका। और यदि आप 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 8400 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है हैव ए रेफरल कोड, यानी कि आपके पास कोई रेफरल कोड है। तो यदि आप जो है एग्जाम लर्नर रेफरल कोड यूज करते हैं EXAMLEARNER तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो कोड जो है यदि आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो ये रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूरी यूज कीजिएगा, आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो है आप ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है गूगल प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। वहाँ से उसके बाद जो है आपको लॉगिन करके सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जो लोग भी जो है तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न है आपका, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से जो है इसे द्रव घनत्वमापी कहा जाता है या फिर उत्प्लव घनत्वमापी यंत्र कहा जाता है, जिससे बिना किसी गणना के द्रवों के घनत्व पढ़े जा सकते हैं। और वायुमंडल की आर्द्रता नापने के यंत्र को जो है आर्द्रता मापी या फिर जो है हाइग्रोमीटर कहा जाता है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। पायरोमीटर से उच्च तापमान जो है मापा जाता है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। तो यहाँ जो है आपका बी विकल्प से हो जाएगा पहले का। अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह हो जाएगा आपका मैग्नेट्रॉन ट्यूब। सी ऑप्शन से हो जाएगा दूसरे का। मैग्नेट्रॉन ट्यूब का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में होता है, जो कि सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न कर ओवन की ऊष्मा को यह बढ़ा देता है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो वह है लेड। सी ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड का उत्सर्जन होता है, जो कि यह वायुमंडल की ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है, और यह सांस के जरिए जो है शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालता है लेड। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं।
अब प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट वे पदार्थ होते हैं जो कि मुक्त मूलकों का शमन करते हैं। भोजन के पाचन के दौरान मुक्त मूलक हमारे आमाशय में इकट्ठा हो जाते हैं जो कि सामान्य जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसे शरीर की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। और प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट हरी सब्जियों, हल्दी, विटामिन की गोलियों में ये पाया जाता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा चौथे का। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो यह होता है सौर सेल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा पांचवे का। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। और सौर सेल यह सूर्य के प्रकाश के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट आपका रोम। रोम है एक, तो यह आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, स्मृति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोम जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है यह, जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती हैं तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। रोम क्या है? तो नॉन वोलेटाइल स्मृति है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह पक्की ईंट से बनी इमारत। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। सिंधु सभ्यता यह भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ था। और सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे तथा सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटती थी। सामान्यतः भवन निर्माण में पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा सातवीं का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हुआ राखालदास बनर्जी। हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में यह स्थित है। सबसे पहले यहाँ 1921-22 में दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पूरा वस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि परस्पर 483 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए ये दोनों ही नगर कभी एक ही सभ्यता के दो केंद्र थे। तो यहाँ जो है ए ऑप्शन राखालदास बनर्जी ऑप्शन में आपका दिया गया है, इसमें दयाराम साहनी ऑप्शन में नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यह परुशड़ी नदी के किनारे, जिसको वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज्य युद्ध भी कहा जाता था, यह परुशड़ी जो कि वर्तमान नाम रावी है, नदी के तट पर यह लड़ा गया था। इस युद्ध में भरतों के राजा सुदास ने, जिसके पुरोहित वशिष्ठ ऋषि थे, 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था और इस संघ के पुरोहित विश्वामित्र ऋषि थे। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, तुलु वंश का संस्थापक था? तो यह था वीर नरसिंह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सुलुव नरेश इमाडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य के तुलु राजवंश की स्थापना की। वीर नरसिंह इतिहास में द्वितीय बलापहार क्या कहा जाता है? तो यह द्वितीय बलापहार की संज्ञा भी दी गई इसे। और वीर नरसिंह के इस कुकृत्य के विरुद्ध संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में उसके विरुद्ध व्यापक असंतोष फैल गया और वीर नरसिंह अपने शासन के 4 वर्षों में आंतरिक विद्रोहों एवं बाह्य आक्रमणों का मुकाबला ये करता रहा। और 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज यानी कि छोटा भाई कृष्णदेव राय सिंहासन पर जो है आसीन हुआ था। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह था। नेक्स्ट है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो यह औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। औरंगजेब यह बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति बहुत कठोर था। एक आदेश के अनुसार हिंदुओं को अपने मंदिरों की मरम्मत कराने का अधिकार न रहा और सूबेदार तथा मुहत्सिबों को सभी हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा भी दी थी इसने। और 1679 ईस्वी में सभी हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया गया। अकबर ने जो है 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1500
1864 में जजिया कर को अकबर ने जो है समाप्त किया था। और भारत में जजिया कर सर्वप्रथम 712 ईस्वी में, कब? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया था, जिसे सल्तनत काल के सुल्तानों ने जारी भी रखा था। तो सबसे पहले पूछा जाए जजिया कर किसने लगाया था, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। और अकबर ने कब समाप्त किया था जजिया कर, तो 1564 ईस्वी में। और पुनः कौन लगाया, तो औरंगजेब ने। और पूछा जाता है कि जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। और इलाहाबाद में विद्रोह जून 1857 के प्रारंभ में हुआ था, और यहाँ विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाला था। पूछा भी जाता है यहाँ से कि इलाहाबाद से नेतृत्व कौन किया था, तो लियाकत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो यह गारों का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। पागलपंथी विद्रोह यह करम शाह द्वारा चलाया गया था। नाम याद रखिएगा इनका, करम शाह के द्वारा पागलपंथी विद्रोह चलाया गया था। एक अर्ध धार्मिक प्रकृति का यह विद्रोह था, जो कि सत्य, समानता व भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थन हेतु था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू मीर यह धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया। उसने प्रशासनिक समस्या के लिए एक न्यायाधीश जिलाधिकारी नियुक्त किया, और विद्रोहियों ने गारो की पहाड़ियों तक उपद्रव किए तथा यह क्षेत्र 1840 से 1850 ईस्वी तक उपद्रवग्रस्त जो है बना रहा। तो यहाँ पूछा गया पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका, तो यह गारों का था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1878 ईस्वी में पारित किया गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। किसके कार्यकाल में भी पूछा जाता है, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में यह पारित हुआ था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पर हुआ था? तो यह सूरत में हुआ था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों एवं उग्रवादियों में अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हुआ। उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अतः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल रहे, और सूरत का कांग्रेस अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, तो डी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, उस समय जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था। इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया, जिसमें भारत के लिए अधिराज्य की मांग की गई थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अब से अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा, और इसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। यह अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति यह अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी रियासतों द्वारा नामित थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, और इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य? 389 याद रखिएगा, पूछा भी गया
इसमें उपबंध किया गया है 389 सदस्यों का, जिसमें 292 सदस्य गवर्नर प्रांतों के, 4 सदस्य जो है ये चीफ कमिश्नर प्रांतों के होंगे और 93 सदस्य ये देशी रियासत से होंगे। ये सदस्य अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी रियासतों द्वारा नामित होंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। याद रखिएगा संविधान सभा कब जो है यह है तो 1946। अगला प्रश्न है भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है कहाँ से। तो यह लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। डी ऑप्शन सही है यहाँ। भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है और भारत शासन अधिनियम 1935 यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। संविधान का आकार, उसकी विषय सूची तथा भाषा पर 1935 के अधिनियम का गहरा प्रभाव भी है। आधे से अधिक जो है भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद लिए गए हैं वो यहीं से जो है लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही। अगला जो प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ यानी कि यूनियन होगा। तो यह अनुच्छेद 1 जो है घोषित करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है यह राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संघ राज्य किसी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार। तो ये आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ 20 का। मौलिक अधिकार यह आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए मूलभूत अधिकार है और भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। यह संविधान के मूलभूत ढांचे का एक अंग है। मूल अधिकार के छीने जाने पर कोई भी नागरिक अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से उपचार यह पा सकता है। कुछ मूल अधिकारों को आपातकालीन स्थितियों में निलंबित किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 ये जो है याद रखिएगा पूछा भी गया। अनुच्छेद 20 जो कि अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण से संबंधित है तथा अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है में निहित मूल अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, वह है आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो जो है यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है। तो वह है स्वतंत्रता का अधिकार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। स्वतंत्रता का अधिकार यह मौलिक अधिकार निवारक निरोध अधिनियम द्वारा अवरोधित हो जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है और 3 महीने तक उसे निरोध में रखा जा सकता है। जब तक कोई व्यक्ति निरुद्ध है तब तक उसके मौलिक अधिकार निलंबित रहेंगे। इसके साथ ही मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी निलंबित हो जाता है, किंतु संवैधानिक उपचारों के अधिकार का निलंबन यह गौण विषय है, प्राथमिक नहीं है। तो यहाँ जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है। तो वह है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो यह समान आवास का अधिकार। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। भारतीय संविधान यह समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो है समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 25 से 28 में अंतःकरण की धर्म और अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28। तो ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है भारतीय संविधान। तो वह समान आवास का अधिकार। अगला क्वेश्चन है संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। तो यह होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ।
अगला क्वेश्चन है अब, भारत सरकार की राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। तो पूछा गया था कौन भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन उद्देश्य नहीं है, तो यह अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। यह भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य जो है पूर्ण रोजगार नहीं है, तथा अन्य तीनों विकल्प जो दिया गया, मूल्य में स्थिरता यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट, और जो लास्ट है आपका धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, ये सभी जो है भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का जो उद्देश्य है इसमें आपका है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पूंजी निर्माण, पूर्ण रोजगार, आर्थिक स्थिरता, संसाधनों की गतिशीलता, आय एवं धन की असमानता को कम करना, ये सभी भारत सरकार की राजकोषीय नीति के जो है उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? तो वह है विनिवेश प्राप्तियां। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियां यह सरकार की वह प्राप्तियां होती हैं जिससे न तो उसकी संपत्ति प्रभावित होती है और न ही देयताएं। कर, लाभ व ब्याज श्रेणी इसी में आते हैं। कर जो है व्यक्ति की स्वेच्छा से देते हैं तथा सरकार की इसके प्रति कोई देयता नहीं रहती। वही विनिवेश से सरकार की संपत्ति कम होती है, अतः यह एक पूंजीगत प्राप्ति है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? तो यह था 1966 से 1969 तक। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना ये आपका 31 मार्च 1969 को समाप्त हो गई थी। इसमें जो है चतुर्थ योजना को 1 अप्रैल 1966 से प्रारंभ होना चाहिए था, किंतु तृतीय योजना की दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर सा हो गया था और जून 1966 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये के अवमूल्यन की घोषणा की गई थी ताकि देश के निर्यातों में वृद्धि की जा सके, किंतु इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। अतः चौथी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था तथा उसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी और कुछ अर्थशास्त्रियों ने 1966 से 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे की संज्ञा तक दे दी, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित योजना यानी कि नियोजन नहीं किया गया था। तो यह बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। भारत का योजना अवकाश अवधि जो रहा वह 1966 से लेकर 1969 तक था। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है? तो यह कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु बना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जुलाई 1982, डेट याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर भी पूछा जाता है? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। यह अप्रैल 1995 से नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधिकारिक संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गई। नाबार्ड सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को अल्पकालिक, मध्यकालिक व दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। नाबार्ड स्थापना डेट जो है याद रखिएगा 12 जुलाई 1982। अगला प्रश्न है, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वह थे GV रामकृष्णा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट TFR कितना है? तो वह है 2.4। डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह सरचिप मिजोरम। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचिप जो कि मिजोरम में है। यहाँ का साक्षरता प्रतिशत रेशियो जो है 98.76% है। अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? तो यह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। और पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो वह मध्य प्रदेश में। दोनों जो है ध्यान दीजिएगा, यदि अनुसूचित जाति सर्वाधिक अनुसूचित जाति तो उत्तर प्रदेश, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं, तो वह आर्सेनिक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक पदार्थ आर्सेनिक है। यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र तथा अनेक खनिजीय जलों में यह मिश्रित होता है। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और वन प्रबंधन संस्थान पूछा जाए तो वह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड के नैनीताल के नज़दीक रामनगर में यह 1318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से जो है स्थापित किया गया था, और इस उद्यान को वर्तमान में 1957 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम इसका बदलकर किया गया। पहले इसका नाम क्या था, तो हैली नेशनल पार्क था जिम कार्बेट का, अब इसका नाम कर दिया गया है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का यह सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो वह है त्रिपुरा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। त्रिपुरा यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और बंगाल 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है। लेकिन यहाँ जो है आपसे पूछा गया है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वह है कानपुर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर जो है सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद जो है जनसंख्या सबसे अधिक घनत्व भी जो है पटना जिले का है, और वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा है, इसे घाटों की नगरी कहा जाता है। और वाराणसी उत्तर प्रदेश का द्वितीय सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। और गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम पर बसा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। यदि पूछा है आपसे प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान इसका नाम है प्रयागराज। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही होगा। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वह कानपुर है। नेक्स्ट है, वैगई नदी का स्रोत किसकी पहाड़ियों में है, तो यह है कार्डमम पहाड़ी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैगई नदी है पश्चिमी घाट में दक्षिण की ओर इलायची, जिसको कार्डमम पहाड़ी कहा जाता है, वहाँ से निकलती है। ये कंडन मड़ी कनियूर जो कि पश्चिमी घाट में मदुरई के समीप तमिलनाडु में 288 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, और तमिलनाडु में स्थित मदुरै इसको मीनाक्षी मंदिर कहा जाता है, इसी नदी के किनारे जो है स्थित है, वैगई नदी के किनारे ही। तो ये कहाँ से निकलता है पूछा गया, स्रोत क्या है, तो यह कार्डमम पहाड़ी इसका स्रोत है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ केंद्र दिया गया, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है, तो आपको मिलाना है। तो सबसे पहला है काकीनाडा, तो यह जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये का हो जाएगा। दूसरा विरुधनगर, यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बी का। तीसरा हो जाएगा चन्नापाटना, तो यह आपका रेशम के लिए फेमस है, सी का हो जाएगा। चौथा और भदोही, यह कारपेट के लिए प्रसिद्ध है। तो 2, 3, 4, 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ महाद्वीप दिया गया, दूसरी तरफ मरुस्थल। तो सबसे पहले है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है, तो वह है गोबी मरुस्थल, जो कि शीत मरुस्थल है। ये भी पूछा गया है गोबी मरुस्थल कैसा है, तो ये शीत मरुस्थल है। तो ए का हो जाएगा। चौथा
अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? कालहारी है। तो बी का हो जाएगा तीसरा। उत्तरी अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है? तो यह मोजावे। सी का हो जाएगा दूसरा। और दक्षिण अमेरिका में है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल। तो एशिया में है गोबी, ए का चौथा। अफ्रीका में है कालाहारी, बी का हो जाएगा तीसरा। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में है मोजावे, हो जाएगा सी का दूसरा। और डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो यहाँ सी विकल्प जो है यहाँ भी सही है आपका। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर संबद्ध है किससे? पहला है भूकंप से, दूसरा ज्वालामुखी से, तीसरा प्रशांत महासागर से, चौथा जंगल की आग से। तो अपना उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। रिंग ऑफ फायर, तो यहाँ जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, 1 2 3, यानी कि रिंग ऑफ फायर भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भाग में ज्वालामुखियों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है। यहाँ विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी मिलते हैं। विश्व के ज्वालामुखी का लगभग 2/3 भाग, कितना? तो 2/3 भाग यहाँ प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय यानी कि फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है। यह पेटी अंटार्कटिका के माउंट इरेबस से शुरू होकर के दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला व उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वतमाला का अनुसरण करते हुए अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी में यह मिल जाती है। तो रिंग ऑफ फायर भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से संबंधित है। जंगल की आग इसमें नहीं होगा। तो 1 2 3 सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला जो है दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टूगेला जलप्रपात, बिल्कुल गलत है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह है एंजेल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजेल जलप्रपात है। तो पहला जो है आपका सुमेलित नहीं है। दूसरा दिया गया है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील, सही है। सी है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील, ये भी सही है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील, सही है। तो यहाँ से पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया गया 6 24 60 120 210। अगला क्रम आपसे पूछा गया है क्या होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं 6 जो है ये 2 का क्यूब माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद 24 जो दिया गया, 3 का क्यूब माइनस 3 करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है? तो 27 हो जाएगा। 27 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 24। तो 24 हो गया। 60 जो है 4 का क्यूब कितना होता है? तो 64 हो जाएगा, माइनस 4 करेंगे 60 हो जाएगा आपका। फिर 120 दिया गया, 120 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 125 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 120। फिर उसी तरह 210 है, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 माइनस 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 210। फिर अगला क्रम इसी तरह 7 का क्यूब आपको करना है, माइनस 7 कर देना है। तो 7 का क्यूब होता है आपका 343। कितना होता है? 343 माइनस 7 करेंगे कितना हो जाएगा? 336। तो आंसर आपका जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 336। अगला प्रश्न है, अब आभा 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। अपनी यात्रा आरंभ बिंदु पर पहुंचने के लिए उसे चलना पड़ेगा। तो यहाँ जो है देखते हैं, आभा 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो ये जो है आपका सबसे ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो कह रहा है कि आभा 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, यानी 1 किलोमीटर ये हो जाएगा नीचे। फिर 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व आपका इधर हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। अपनी यात्रा प्रारंभ बिंदु पर पहुंचने के लिए उसे चलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका, ये पूछा गया है कितना चलना पड़ेगा। तो चलना पड़ेगा 45 डिग्री नॉर्थ, यानी 45 डिग्री उत्तर की ओर। पूर्व से, ये है पूर्व, तो पूर्व से 45 डिग्री उत्तर की ओर चलना पड़ेगा। ये ऑप्शन जो है 43 का सही हो जाएगा आपका। यदि देखा जाए तो tan थीटा, यानी कि हम इसको निकालते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है? तो होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब कितना है? ये हो गया लंब आपका 1 किलोमीटर दिया गया है, तो 1 लंब बटा आधार, और आधार कितना है? ये 1 दिया गया 1 किलोमीटर, तो
टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि 1/1 हो गया। तो बराबर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, टेन थीटा का मान आ जाएगा आपका 1 किसका मान होता है, तो 1045 का होता है। 1045 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। तो कितना चलना पड़ेगा इसे, तो पूर्व, ये आपका दिशा हो गया ईस्ट, यानी कि पूर्व से, ये हो गया नॉर्थ, पूर्व से 45 डिग्री उत्तर की ओर चलना पड़ेगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, ए का भाई बी है, बी की पत्नी सी है, ई ए की बेटी है, डी बी का पुत्र है, ई एफ का भाई है और जी डी की बहन है। तो ए जी का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, ए का भाई बी दिया गया है, ए का भाई बी है, फिर आगे है बी की पत्नी सी है, बी की पत्नी सी है, इसको माइनस करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, भाई है। फिर जो है ई जो है ए की बेटी है, ई की बेटी क्या है, ई है, इसको माइनस करते हैं। फिर डी जो है बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, ये हो गया डी बी का पुत्र है, प्लस करते हैं इसे। फिर एफ ई का भाई है, एफ किसका, ई का भाई है, ये इसको प्लस करते हैं। जी डी की बहन है, जी जो है डी की बहन है, इसको माइनस करते हैं। तो ए का जी, ए जो है जी का क्या होगा, यानी कि इसका और इसका संबंध पूछा गया है, ए का जी क्या होगा, ए जो है पूछा गया ए जी का क्या होगा, तो जी यानी कि ये जो है भाई होंगे, तो ये हो जाएगा चाचा, सी ऑप्शन जो है सी हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में लुप्त संख्या पूछा गया है आपसे, 3, 5, 8, 13, 22, फिर जो है आगे क्या होगा, तो 45। तो आप देख सकते हैं 3 में जो है 2 से गुणा करेंगे, 3 में 2 माइनस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 5। फिर 5 में जो है 2 से गुणा करेंगे, 5 × 2 10 हो जाएगा, माइनस 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो गया। 8 में फिर 2 से गुणा करेंगे, तो 8 दूना 16, माइनस 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 13 हो गया। 13 में फिर 2 से गुणा करेंगे, 26 हो जाएगा, माइनस 4 22 हो गया। फिर 22 में फिर 2 से गुणा करेंगे, 22 दूना 44, माइनस 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 39। आपका आंसर जो होगा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 39। अगला प्रश्न है, अब कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह यमुना नदी के तट पर स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर यह बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं, कहाँ पे, तो यह नरौरा में स्थापित हो रही हैं। नरौरा कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहाँ पर, तो यह चित्रकूट में स्थापित किया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 सितंबर 2001 को स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। नाम इसका है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, कहाँ स्थित है, तो यह चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को, तो यह ऋषि व्यास को समर्पित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूर्णतया सौरकरण करने की घोषणा की है, तो यह है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को पूर्णतया सौरकरण करने की घोषणा की। यह निर्णय केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 20 मई 2020 को लिया गया है। सरकार की योजना के अनुसार पूरे कोणार्क शहर में बिजली की जगह सौर ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह, पूछा भी गया प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था और यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है तथा मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है। तो ये जो है आपका अंतिम प्रश्न था। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।